हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया है कि अगर किसी ग्राम पंचायत में बाल विवाह होते हैं तो वहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनकी जिम्मेदारी तय होगी। हालांकि ग्राम प्रधान के कर्तव्य पहले भी थे कि वो अपने जो ग्राम पंचायत है उसमें इस तरीके से बाल विवाह ना होने दें, बट वो लोग अपने कर्तव्यों को सही ढंग से नहीं समझ रहे थे। पर अब क्या है, उनकी जिम्मेदारी तय करी गई है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, हम समझते हैं कि बाल विवाह क्या होता है। जैसा कि हमें पता है कि जो लड़के की निर्धारित उम्र है विवाह की वो है 21 वर्ष, और एक महिला की जो निर्धारित उम्र है वो है 18 वर्ष। अगर इससे पहले इनका विवाह किया जाता है तो ऐसे को हम बाल विवाह कहते हैं। बाल विवाह अधिनियम 2006 की जो धारा 1 है उसमें आप जब पढ़ेंगे तो बालक की परिभाषा दी गई है। ऐसा कोई भी पुरुष जो 21 वर्ष से कम है या ऐसी कोई भी महिला जो 18 वर्ष से कम है उसको बालक कहा गया है। अगर इनका विवाह किया जाता है तो वो बाल विवाह होगा। इसमें से कोई एक भी अगर निर्धारित उम्र से कम है तो उसको भी बाल विवाह कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई लड़का 24 साल का है मान लीजिए, और अगर कोई लड़की 17 साल की है और वो उन दोनों की शादी करी जाती है तो ऐसे विवाह को भी हम बाल विवाह कहेंगे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया में 60 मिलियन बाल विवाह होते हैं, जिसमें से 40% भारत में हो रहे हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन के अनुसार जो भारत है बाल विवाह के मामले में 14वें स्थान पर है। और भारत की अगर हम बात करें उसमें जो पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा ये शीर्ष राज्य हैं। यहाँ पर सर्वाधिक बाल विवाह देखने को हमें मिलते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर क्या कारण है बाल विवाह के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो बहुत सारी रीति रिवाज और परंपराएं हैं उनके ऊपर, क्योंकि समाज में ऐसा माना जाता है कि जो लड़कियां हैं वो दूसरे के घर चली जाएंगी और उनको बस शादी कर दिया और दूसरे को अपना उनके भोग विलास की वस्तु हैं और बच्चा पैदा करने की मशीन है। इस तरीके से पहले देखा जाता था। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका असर हमें आज भी देखने को मिलता है। तो इन तमाम तरीके की कुरीतियों के कारण उनका विवाह जो जल्दी कर दिया जाता है। दहेज प्रथा भी एक बहुत बड़ा इसमें इशू है कि माता पिता को अपने बेटी की शादी की चिंता सताने लगती है कि जितनी उम्र ज़्यादा हो जाएगी दहेज भी उतना बढ़ने लगेगा। इसलिए जो है लोग कम उम्र में शादी कर देते हैं। धन है, आभूषण है, ये बहुत सारी चीज़ें उनको लगता है कि हमें शादी में देना पड़ेगा और हम ये सब कहाँ से लाएंगे। गरीबी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। लोग गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलने के लिए बच्चों की शादी के माध्यम से उनको बेच देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमारा भार जो है हल्का हो गया है। कई राज्यों में ऐसे केसेस देखने को हमें मिलते हैं। सुरक्षा का भी एक मसला रहता है। लड़कियों को हम घर की इज्जत समझने लगते हैं। लगता है कि नहीं, वो हमारे घर की इज्जत है और सब कुछ इज्जत जो है हमारी लड़की से ही जुड़ी है। ऐसा ना हो हमारे घर की इज्जत चली जाए, मान सम्मान चला जाए, वो लड़की कहीं भाग जाए, किसी के साथ चली जाए। ऐसी भी चीज़ें प्रचलित रहती हैं समाज में। हमारे पास कानून तो बहुत सारे हैं लेकिन कानूनों के क्रियान्वयन में कमी देखने को मिलती है, वो भी एक कारण है। लिंग के आधार पर भेदभाव रहता है। जो सम्मान एक लड़के को दिया जाता है वो चीज़ एक लड़की को नहीं दी जाती। एक लड़का अपना कहीं पर स्वतंत्र रूप से आ जा सकता है, लड़की के साथ ऐसा आमतौर पर नहीं देखा जाता है। ठीक, और ऐसे ही लड़कियों को शिक्षा के लिए भी थोड़ा सा वो रहता है कि लड़का तो अपना उच्च शिक्षा के लिए बाहर चला जाता है। लड़कियों के लिए अगर ग्रामीण गांव में ही स्कूल नहीं है तो फिर उनकी शिक्षा पर पाबंदी लगा दी जाती है, वो आगे पढ़ नहीं सकती हैं। तो लैंगिक आधार पर भी भेदभाव किए जाते हैं। दूसरी चीज़ ये भी समझी जाती है कि जो लड़कियां हैं वो तो पराए घर की संपत्ति हैं, दूसरे घर में चली जाएंगी, उनको पढ़ा करके क्या ही होगा। तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स इंसान के दिमाग में आएंगे और ये सोचते हैं कि यार अगर लड़की कुछ कमाएगी धमाएगी तो अपने माँ बाप को तो देगी नहीं, वो दूसरे के घर में अपना देगी जा करके, तो उनको पढ़ाने लिखाने से और काम योग्य बनाने से क्या ही फ़ायदा होगा। अशिक्षा और इस तरीके की बहुत सारी कुप्रथाएं हैं जो हम देखने को हमें मिलती हैं ये बाल विवाह के कारणों में। अब हम समझते हैं कि आखिर जो बाल विवाह हैं इनके क्या क्या प्रभाव हैं।
अब देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, अगर किसी का बाल विवाह होता है तो उसको शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। मान लीजिए एक लड़की ही है, अब उसको 17 साल की उम्र में विवाह कर दिया गया, तो वैसे तो उसकी शिक्षा नहीं बेहतर हुई। अब जब शादी करके दूसरे के घर जा रही है तो वहाँ पर भी उसको शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा, उसको अन्य कामों में लगा दिया जाएगा और उसको घर की जिम्मेदारियाँ समझना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो उसका एक विकास होना चाहिए था, शारीरिक और मानसिक विकास होना चाहिए था, वो पर्याप्त रूप से नहीं हो पाता है, जिससे उसे यौन शोषण का भी शिकार होना पड़ता है, घरेलू हिंसा का भी शिकार होना पड़ता है, कई तरीके की उसे मानसिक वेदना से, मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है और साथ तनावग्रस्त रहता है, उसकी लाइफ बिल्कुल त्रस्त हो जाती, तहस नहस हो जाती है। और दूसरी चीज़ क्या है, समय से पहले गर्भधारण करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि जो उनका दिमाग और शरीर आमतौर पर प्रिपेयर नहीं होता है उस चीज़ के लिए, फिर भी उनको गर्भधारण करना पड़ता है। और ऐसे में जब कम उम्र में गर्भ धारण करते हैं तो गर्भावस्था के दौरान या प्रसव के दौरान जो मृत्यु की खतरा है वो 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसी माएँ जो 20 साल से कम उम्र की हैं, उनमें जो देखा गया है, जो उनके शिशु हैं, उनकी जो शिशु की मृत्यु दर है वो 75% से ज़्यादा है। यानी ऐसी माएँ जिनकी उम्र 20 वर्ष या उससे कम है, उन्होंने जिस शिशु को जन्म दिया है उसके मरने के चांसेस जो हैं सामान्य बच्चों की अपेक्षा 75% ज़्यादा है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो गरीबी का अंतर पीढ़ी चक्र है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, वो चलता ही रहता है। अब कोई लड़की है या कोई लड़का है, उसको कम उम्र में विवाह कर दिया गया और उसकी पढ़ाई लिखाई तो छूट गई, उसके साथ क्या हुआ, कौशल ज्ञान की कमी हो गई, रोजगार के उसको संसाधन नहीं मिलेंगे, बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो उनकी जिम्मेदारी उस पर आ जाएगी, तो उसका सारा ध्यान खुद से हट करके बच्चों पर चला जाता है, तो अल्टीमेटली उसका खुद का तो डेवलपमेंट नहीं हो पाया और अब बच्चों के लिए काम कर रहा है। अब उसके पास कौशल ज्ञान नहीं है, रोजगार उतना अच्छा बेहतर नहीं मिल पाता है, जिससे जो उसका जीवन है त्रस्त हो जाता है और उसे अपनी लाइफ को एक गरीबी में ही जीना पड़ता है। और ये जो गरीबी है अल्टीमेटली फिर दूसरी पीढ़ी को भी ट्रांसफ़र हो जाती है। एजुकेशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप एजुकेट हो जाते हैं तो ये जो गरीबी का अंतर पीढ़ीगत चक्र है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। परंतु इन सब कारणों से एजुकेशन मिल नहीं पाती है, बाल विवाह की वजह से, और बहुत से कारण हैं। तो फिर होता क्या है कि एक जो परिवार है वो सदियों पीढ़ी दर पीढ़ी जो है गरीबी के दुष्चक्र में पड़ा रहता है। और इसके साथ साथ किशोर विधवाएं जो हैं उनकी भी संख्या बढ़ जाती है, उनकी भी संख्या को हम देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि अगर मान लो डेथ हो गई तो ऐसे में फिर विधवाएं तो होना स्वाभाविक है। बाल विवाह और गर्भावस्था दो बहुत बड़े कारण हैं जो बच्चों को स्कूल जाने से रोकती है, शिक्षा से रोकती है। अब किसी का विवाह हो गया और वो दूसरे पति के घर गई तो लोग वहाँ आमतौर पर पढ़ने नहीं देते हैं, और गर्भावस्था में तो उसकी पढ़ाई छूटी जाती है। फिर बच्चा हो जाता है तो फिर अल्टीमेटली सारा ध्यान जो है बच्चों के प्रति चला जाता है और उसकी ज़िंदगी ऐसी की ऐसी ही रह जाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो है बाल विवाह रोकने के लिए क्या कानून है और क्या नीतियाँ हैं। शारदा अधिनियम 1928 में आया था, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में, जिसमें 1978 में संशोधन किया गया था, और इसी के अनुसार जो लड़कियों की न्यूनतम शादी की उम्र है वो 18 साल है और लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र है 21 साल है। हालांकि 2020 में एक अमेंडमेंट आया है जो कमेटी के पास पड़ा हुआ है, जिसमें लड़कियों की जो न्यूनतम शादी की उम्र है उसको 21 साल करने की बात करी गई है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो अभी भी चल रहा है वो है 2006। जो ये बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 था, उसकी जगह पर इसको लाया गया है बाल विवाह अधिनियम 2006, और ये जो बेसिकली है 1 नवंबर 2007 से लागू किया गया है इसको, और अभी भी ये इम्प्लीमेंट है। इसमें सारा विवरण दिया गया है, बताया गया है, इस पर कभी बात करेंगे। लेकिन इसकी जो धारा 4 है वहाँ पर ये बताया गया है कि अगर ऐसा पाया जाता है किसी का बाल विवाह हुआ है, किसी महिला का बाल विवाह हुआ है और उस महिला के पुनर्विवाह तक बाल विवाह हुआ तो उसको हम नल एंड वाइड करार दे देंगे। उसके भी केस रहते हैं। मान लीजिए किसी का बाल विवाह हुआ है और मैटर कोर्ट में जाता है और ये प्रूफ हो जाता है कि ये बाल विवाह है, तो वो शादी जो है टूट जाती है। वो शादी मतलब नल एंड वाइड हो जाती है। या फिर जो उनकी निर्धारित उम्र है 21 वर्ष या 18 वर्ष, उससे 2 साल तक की,
23 वर्ष और 19 साल तक भी अगर कोई कंप्लेन करता है या दोनों में से कोई कहता है, उस केस में भी वो शादी नल एंड वाइड हो जाती है। तो उस दौरान जो महिला के पुनर्विवाह तक भरण पोषण होगा और जो उसके रहने के लिए जगह होगी, निवास स्थान होगी, उसका जो प्रबंध है पुरुष करेगा। अगर उसकी उम्र 21 वर्ष है, उससे ज़्यादा है तब शादी उसने करी थी, देन अगर कम उम्र में उसकी भी शादी हुई थी तो फिर पुरुष का जो परिवार है वो महिला के पुनर्विवाह तक भरण पोषण और निवास स्थान का प्रबंध करेगा। अब इसमें सजा का भी प्रावधान है। मान लीजिए कोई जो पुरुष है उसकी उम्र 21 वर्ष से ज़्यादा है, यानी वो वयस्क है और वो ऐसा काम करता है, किसी कम उम्र की लड़की के साथ शादी करता है जो 17 साल से कम है, यानी बाल विवाह करता है, तो उसको 2 वर्ष की सज़ा या 1 लाख रुपए या फिर दोनों देना पड़ सकता है। उसके बाद जो शादी करवा रहे हैं उनके लिए भी सज़ा का प्रावधान है, चाहे इसमें माता पिता हों या आसपास के लोग शामिल हों, उनको भी सज़ा का दिया गया है। उनके लिए भी 2 वर्ष की सज़ा है और 1 लाख रुपए है या फिर दोनों है। और संरक्षण देने वालों को भी सज़ा है। अब मान लीजिए कोई जगह दे रहा है, वहाँ पर शादी करवा रहा है, कोई उनको शादी के लिए प्रेरित कर रहा है, जैसा होता नहीं कि आप फलाने की बिटिया का उनके लड़के से शादी करा दो, तो ऐसा कुछ कोई कर रहा है तो उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आप लोग अलर्ट रहिएगा। अगर इस तरीके की बाल विवाह हो रहे हैं तो उसमें शामिल मत होइए, इन्वॉल्व मत होइए, उन्हें जागरूक करिए, उन्हें अवेयर करिए। तो उनके लिए भी बेसिकली 2 वर्ष और 1 लाख रुपए या दोनों की सज़ा दी जा सकती है, जो भी है। स्त्री को जो है कारावास से मुक्ति दी गई है, उनको सिर्फ जुर्माना भरना पड़ेगा, उन्हें जो है जेल जाने से मुक्ति दिया गया है। अब हमारे पास आगे का क्या रास्ता है इसमें? सबसे पहली चीज़ कि हमें लड़कियों को सशक्त बनाने की ज़रूरत है, उन्हें जागरूक बनाने की ज़रूरत है, उनको हमें शिक्षित करने की ज़रूरत है। बेहतर तरीके से जब वो शिक्षित बनेंगी, जागरूक बनेंगी, अवेयर बनेंगी, तो वो खुद के लिए आवाज़ उठा पाएंगी। जब वो खुद के लिए आवाज़ उठा पाएंगी तो हो सकता है जो ऐसे बाल विवाह हो रहे हैं उनमें हम कमी पाएँ। साथ ही साथ जो परिवार है हमें उनको शिक्षित करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि बाल विवाह से क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, किस तरीके से डेथ हो रही, किस तरीके से गरीबी के चक्र में आप फंसते जा रहे हो, किस तरीके से जो बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी दिक्कतें हैं। तो इस तरीके से हमको परिवार को भी एजुकेट बनाना पड़ेगा। जहाँ पर अगर लड़कियां आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं वहाँ पर बाल संरक्षण समितियां हैं और बाल विवाह अधिकारी हैं, उनको सही से काम करने की ज़रूरत है। हमारे पास तो हैं ये सब चीज़ें, बट वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी सही से समझने की ज़रूरत है। सामुदायिक सहायता समूहों को सक्रिय कार्य करने की ज़रूरत है, एक्टिव रहें और लोगों को अवेयर करें, इस संबंध में लोगों को बताएं और जहाँ पर भी ऐसे केसेस हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट करें। ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उनको भी जागरूक किया जाए, वो भी इस मामले में खुद को जागरूक बनाएं और बाकी लोगों को भी जागरूकता फैलाएं। कहीं ना कहीं जो ग्राम प्रधान होते हैं, जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, उनकी बातों को लोग सुनते हैं, तो उन्हें भी अवेयर रखने की ज़रूरत है। उन्हें लोगों तक पहुंचकर इस संबंध में बताने की ज़रूरत है कि भाई बाल विवाह मत करिए और इसके बहुत नकारात्मक प्रभाव हैं। साथ ही अगर आप ऐसा कदम उठाते हो तो इसके लिए सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। अगर पढ़ने वाली लड़कियाँ हैं और गरीबी के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है तो फिर उनको सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता देने की भी ज़रूरत है, ताकि वो खुद पर डिपेंडेंट हो जाएं। होता क्या है कि आमतौर पर गांव में देखा जाता है कि स्कूल गांव में अच्छे नहीं होते हैं, तो वहीं से उनकी पढ़ाई बंद हो जाती है। उनको दूर गांव में पढ़ने के लिए भेज नहीं सकते हैं, भेजते नहीं हैं, दूर शहरों में पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, गरीबी के कारण भी उनको शिक्षित नहीं करते हैं। तो वहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन है तो जो ग्राम प्रधान हैं या फिर जो हमारी सरकार है उनको ऐसी लड़कियों को वित्तीय सहायता का भी प्रावधान करना चाहिए। सार्वजनिक अवसंरचना विकसित करने की ज़रूरत है जहाँ पर लड़कियाँ जो हैं अपने हक और अधिकारों की बात कर सकें। सामाजिक मानदंडों को बदलने की ज़रूरत है। आज लड़कियाँ देखते हैं हम हर क्षेत्र में उन्नति कर रही हैं और जो बाल विवाह है ना वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं, शहरों में कंपैरेटिवली बहुत कम है। और आप समझिए कि जो बाकी लड़कियां हैं किस तरीके से उन्नति कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं हर क्षेत्र में, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र हो, ठीक है, चाहे आप डॉक्टरी का क्षेत्र ले लीजिए, तार्किकता का क्षेत्र ले लीजिए, दर्शन अर्थशास्त्र का क्षेत्र ले लीजिए, अंतरिक्ष का ले लीजिए, हर क्षेत्र में लड़कियां जो हैं परचम फहरा रही हैं। और जब उन्हें हम विकास का मौका देंगे तो अल्टीमेटली उन्हें हमें जो हमारी सामाजिक मानदंड है उनको बदलने की ज़रूरत है और शिक्षा को सशक्तिकरण, शिक्षा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। शिक्षा ही एक चीज़ है, अगर हम शिक्षित सही तरीके से कर दें तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को सशक्त पाएंगी। उनको हमें सशक्तिकरण करने की ज़रूरत है, उनको मजबूत बनाने की ज़रूरत है ताकि इसके वो दूरगामी जो नकारात्मक प्रभाव हैं बाल विवाह के उनको समझ पाएँ।
और जैसा कि यूनिसेफ ने भी कहा है कि भाई हमें 2030 तक जो है बाल विवाहों को ख़त्म करना है, और इसमें जब तक सभी लोग अवेयर नहीं होंगे, सभी लोग एकजुट नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो शायद ये ना ख़त्म हो। तो होप आप इस चीज़ को समझेंगे। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया इस लेक्चर को सुनने के लिए। फिर मिलते हैं एक बार, धन्यवाद।